Hi, this is Anchal Puri on Daza Talks with Spotify. So today we are welcoming our esteemed guest जो हमारे प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं. Her name is सोनाली खत्री जो एक पोएट भी हैं, ऑथर भी हैं, लॉयर भी हैं. अब ये जर्नी जानने के लिए मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ कि इतना सब कुछ उन्होंने इतनी सी उम्र में कैसे कर लिया. हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं. तो नमस्कार सोनाली मैम. Thank you, ma'am, for having me today. Thank you so much. It's my honor to having you here. And it's my pleasure to be finally doing this. Yeah. So Sonali, let's start the journey of Taza Talks. ठीक है. आपकी लिखने की जर्नी कैसे शुरू हुई और अगर हम बात करें तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको कैसे लगा कि मुझे लिखना चाहिए? तो मैम मैं जब 12 साल की थी ना, उस टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कविता लिखी जो थी कि पापा हैं कितने अनमोल, कि पापा हैं कितने अनमोल कोई न जाने, उनसे पूछो फिर हम माने, फिर हम माने. कि बच्चे शिकायत करते जाते, मम्मी शिकायत करती जाती, पर पापा कितने थक जाते, कोई न जाने, कोई न जाने, उनसे पूछो फिर हम माने. तो मैम जब और भी है इसमें, तो जब ये कविता मैंने मेरे पापा को सुनाई ना, तो मेरे पापा को लगा कि मेरी बेटी बहुत बढ़िया लिख रही है. आई डिड नॉट नो कि ये पोयम है, ये बस मेरे पापा के लिए जज्बात थे. जी. ये मेरी पहली कविता थी जिंदगी की. जी. है ना. तो फिर पापा ने मुझे एक डायरी दी, बहुत मोटी सी मोनेट की, कि बेटा अब तू इसमें लिखना. एट दैट टाइम मैम आई वाज इन 7th क्लास. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 12. टर्निंग पॉइंट नहीं कहूंगी मैम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लॉ पढ़ने के लिए लंदन गई थी ना, वहाँ पे मैम पोएट्री वाज द ओनली थिंग दैट केप्ट मी सस्टेन्ड. आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली. तो वहाँ ना मुझे अपने अंदर की आवाजें सुनाई देती थी. यू नो दैट इंटरनल पार्ट. आई थिंक आई वाज बोर्न अ पोएट. मतलब मेरी आत्मा पोएट ही है, पता पड़ जाता है मैम. मैं वहाँ की हवा, पानी, बादल को देख के कविताएं लिखती थी कि क्या बादल बरस कर रोते हैं, क्या हवाएं सनसना कर गुस्सा जाहिर करती है, कि क्या सारे तारे मिलकर भी कभी चांद की बराबरी नहीं कर सकते, क्या इसीलिए चांद इतने गुरूर से चमकता है, कि क्या चांद की ठंडक सूरज की गर्मी से ज्यादा आराम दे सकती है, कि क्या आराम अस्तित्व से ज्यादा मायने रखता है, कि क्या अस्तित्व के बगैर आराम अस्तित्व में आ भी सकता है. शायद इसीलिए सुबह अस्तित्व से और रात आराम से पूरी होती है. तो ये मैंने लंदन में लिखी. लाइक जो कौन हूँ मैं, कि ये जो सारी ऑलमोस्ट आधी कविताएं मेरी लंदन की है मैम. तो आई थिंक लंदन में मैं पढ़ने तो गई थी लॉ, लेकिन बैकग्राउंड में कविताएं लिख रही. बहुत खूब लिखती हैं आप, बहुत खूब लिखती हैं आप. शायद मुझे बैठे बैठे आपने झकझोर दिया. ओ भाई, बड़ी बात है. मैं आपको बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रही हूँ, बट सच में मैं अंदर से, मैं खुद इस बुक को अपने आप से, अपने पैसों से खरीदना चाहूंगी और मैं इसको पढ़ना चाहूंगी. और मैं चाहती हूँ कि ये हर गली, हर घर, हर बच्चे के पास ये बुक जानी चाहिए कि ये पढ़े, जरूर पढ़े. क्योंकि आपकी एक कविता ने इतना झकझोर दिया, तो बाकी तो कितना कुछ इन शब्दावली में पढ़ा होगा. थैंक यू मैम, रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो सेल्फ मेड बनना कभी इजी नहीं होता है, वो आप भी जानती हैं. ठीक है. आपको लिखने में और अपना नाम बनाने में कितना टाइम लगा? तो मैम मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं सेल्फ मेड तो नहीं बोलूंगी मैम, क्योंकि आप भी मानते हो कि सफर में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना अपना हिस्सा हमें देते हैं. देखिए, सेल्फ मेड अगर मैं आपको बोलूं तो वो होता है कि साथ तो देते हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव सबसे पहले इंसान खुद लेता है, उसको सेल्फ मेड कहते हैं. जी. तो वो आपने जरूर अपना साथ खुद ही दिया हो. हाँ, मतलब देयर इज नो डाउट मैम कि बहुत कोशिशें की गई कि मुझे हर लेवल पे नगारा जाए. बट मैम तो जब मैं क्लास 12th में थी, तब मेरी पोएट्री भी बढ़िया चल रही थी, लॉ भी बढ़िया चल रही थी. तब पापा मेरे को ऐसे कवि सम्मेलनों में, आकाशवाणी, यहाँ पे लेके जाते थे. जी. तो मुझे इतना याद था कि मैं चल तो जाऊँ. बस इतना डिफरेंस था कि अब पापा नहीं है, अब पापा की बेटी है, बिना पापा के सबको डील करना है. जी. तो वो जो स्कूल का एक्सपीरियंस था ना मैम, और मैम मेरे स्कूल में ना 9th क्लास में फेमस हो, तो मुझे पता था कि फेमस होना क्या होता है. जी. तो मैम और तीसरी चीज मैम, मेरा जो बोर्ड है ना, जिस टेबल पे मैं बैठती हूँ, उस बोर्ड पे मैंने मैम फिर सारी अपनी स्कूल की फोटोज रखी. जी. मतलब आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू रिकॉल दैट सोनाली, क्योंकि मैम मैंने लॉ छोड़ दिया था. दिस वाज द ओनली थिंग जो मुझे फिर से जिंदा कर सकती थी. जी. तो फिर मैम दैट्स हाउ, लाइक आई वाज लाइक मरने दो सबको.
क्योंकि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग ना, व्हाट एल्स कैन आई लूज फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन। मैं घर पे बैठी थी, तो दिस इज द लास्ट दैट आई कुड हैव लूज। सोनाली, अगर मैं आपसे पूछूं, वो ऐसा कौन सा लिखा हुआ आपका वो पीस है जो आपके अंदर का दर्द दिखाता है? क्या है वो? आप, मैं खुद चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को वो चीजें, वो पीस वो सुनाएं। तो मैम ये कविता ना मैंने 2019 में 2019-20 के टाइम पे लिखी थी। ये कविता है मैम तेरी याद में। तो मैम मेरे पापा ना मेरा बर्थडे 18 नवंबर को आता है, तो मेरे पापा ना 17 नवंबर को ही मुझे विश कर देते थे। ओके। 8:30 बजे, 9 बजे जी। और फिर कहते थे देख बेटा सबसे पहले मैंने विश किया तुझे। मैम आई वाज वेरी स्पेशल फॉर हिम। तो ना मैम जब मेरे पापा 2015 में गुजरे थे, राइट, तो 2014 में मैम 25 नवंबर से मेरे पापा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। मेरे पापा की तबीयत खराब चल रही थी, बावजूद उसके मैम 18 नवंबर को ना हम लोग काना गए थे खाना खाने जी 2014 में। मैम दैट वाज द लास्ट बर्थडे दैट आई सेलिब्रेटेड विद हिम। उसके बाद ना मैम ऐसा नहीं था लोग विश नहीं करते थे, बट मैम आपको ना दुनिया भर का प्यार नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक इंसान जो आपके लिए खास हो ना, उसका आपको मैसेज, उसके लिए अगर आप इम्पोर्टेंट हो ना मैम, दैट इज ओके। तो ना मैम क्या बात हुई कि 19-20 के टाइम पे ना 17-18 नवंबर को मैम आई वाज फीलिंग वेरी लोनली, है ना। मैं कॉलेज से आ चुकी थी, मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया था, मैं जयपुर में ही थी, और तब तक मेरे दादा भी चले गए थे, और उसी साल मैम कोविड की वजह से मेरे चाचा भी चले गए। ओके। तो ना मुझे ना बहुत अंदर तक एक लोनलीनेस फील आई। फिर मैंने फिर से अपनी डायरी निकाली और तब ये कविता लिखी कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तड़पते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुझे गए हुए अब कितने साल गुजरे। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरी पूजा करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि नास्तिक हैं हम। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरे अपनों की कद्र करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अपने हमें अपना समझते ही नहीं। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी ऊंचे सपने देखा करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनमें से कोई सपना मुकम्मल ना हो सका। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरी पसंद के कपड़े पहना करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब संवरने का मन नहीं करता हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी हजारों किताबें पढ़ लेते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब उन किताबों में भी दिल नहीं लगता हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी औरों का हौसला अफजाई करते रहते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब मेरा हौसला अफजाई करने के लिए कोई नहीं बचा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी गैरों की मदद करते रहते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब उस मदद के बाद भी कोई सुकून नहीं मिलता। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरे किस्सों पर घंटों घंटों चर्चाएं कर लेते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब तो कोई तेरे बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी मोहब्बत पर हजारों कविताएं लिख लेते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब मोहब्बत पर यकीन न रहा हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में मर जाने का दिल करता है हमारा, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा दिल क्या चाहता है, क्योंकि जीना तो है ही अपनी विधवा माँ के लिए। तो मैम ये कविता ना मतलब, हाँ, दिस इज नथिंग बट पेन मैम। मैं आज भी ये सोशल हाउस पे है मैम, तो मैं बहुत लाइक दिस इज नथिंग बट पेन मैम। आज तो मैं फिर भी आई हैव रियली प्रोसेस्ड दैट ग्रीफ कि मैं रोते हुए नहीं सुनाती। जब मैंने पहली बार ये कविता सोशल हाउस में सुनाई थी मैम, मैं रो रही थी और सुना रही थी। वो 2020-21 की बात है, आज 25 आ गया। Poetry really helped me, ma'am, heal this pain and accept with this what it is. जी, तो सोनाली, जैसे कि आप देखते हैं आजकल हर तरफ कंटेंट ही कंटेंट है। तो जब आपने इसको लिखा और जब आपने सोचा कि मैं इसको पब्लिश करूं, तो उसको पब्लिश करने का आपके अंदर कैसे क्या आया कि पापा के लिए करना है या खुद के लिए करना है, ताकि आपके लिखे हुए शब्दों को दुनिया पढ़े? आपके दिल में सबसे पहली बात क्या आई? मैम मैं आपको
ऑनेस्टली चीज़ें बता रही हूँ, मैं लाइफ के ना ऐसे पड़ाव पे आ चुकी थी कि ना, तो मैम जब मैं 12th क्लास में थी तब मैंने और पापा ने डिसाइड किया था कि हम बुक छपवाएंगे। मेरी तब 100-150 कविताएं हो चुकी थी, ओके। बट समवन टोल्ड पापा कि एक बार इस चीज को रोक दो फॉर वॉट एवर रीजंस। तो पापा ने मुझे बोला बेटा लेट्स पॉज इट हियर, बट दैट गाय ऑल्सो टोल्ड कि देखो भाई साहब, जब सूरज आता है ना तो दुनिया कहती है सूरज आया है, सूरज जी। कभी नहीं कहता कि मैं आया हूँ। तो जी। अगर आपकी बेटी में टैलेंट होगा तो नोबडी कैन स्टॉप हर। तो मैम मुझे ये बातें जरूर याद थी, और 2024 में 20 मई को मेरे कुछ दोस्तों की वजह से मैंने बीकानेर में एक सोलो शो किया था। वो शो बहुत अच्छा हुआ था जी। और मैम तब तक मैंने मतलब आप ऐसे समझो कि जयपुर और दिल्ली में बेसिकली मैम जो मतलब एक जो अच्छे लोग आपके काम को रिस्पेक्टफुल आईज से देखते हैं मैम, वो हो गया था। मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि गली गली में सोनाली का नाम हो, और आज भी नहीं है, ना कभी था। आई वॉज जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। तो मैम मई में वो शो हुआ, ऐसे अखबारों में छपा, बहुत बीकानेर में ऐसे तारीफ हुई कि भाई लड़की ने अच्छा शो किया है, ये वो। उसके बाद मैम आई वाज लाइक अब और क्या चाहिए आदमी। बिल्कुल। क्योंकि मैं मेरी नौकरी छोड़ चुकी थी, तो मैंने अच्छा खासा पैसा वहां से सेव कर लिया था, पोएट्री में नाम हो गया था ठीक ठाक जी। तो देन आई आस्क्ड माई सेल्फ, सोनाली इफ यू हैव टू डाई देन व्हाट विल यू डू, लाइक व्हाट इज योर लास्ट विश। बिकॉज एंड देन व्हेन आई आस्क्ड दिस टू माई सेल्फ, देन एक ये आया कि वो ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, पापा के साथ वो किताब छपवानी थी, अब वो छपवाते थे क्योंकि और कुछ ऐसा ख्वाब नहीं था। लाइक मैं लॉ में भी मैम इतनी आगे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी। दैट वाज द ओनली वे फॉर मी टू कीप माय फादर अलाइव, because he loved me so much that he fought against everyone including his own father मेरे को जोधपुर भेजने के लिए। मेरे पापा बोलते थे कि अगर मेरा बस चलेगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरे बच्चों को लोन लेके भी पढ़ाऊंगा। एंड दैट इज व्हाई नोबडी सपोर्टेड मी मैम। मैं अकेली लंदन चली गई घर वालों से लड़के, क्योंकि मुझे वो कोर्स करना था और बस एक ही ख्याल था कि अगर आज पापा जिंदा होते तो मुझे लंदन भेजते। तो मैम मतलब मेरी लाइफ भले ही एक्सटर्नली लगती है मैंने बहुत अचीव किया, बट इट वाज ऑल वे टू कीप दैट मैन अलाइव। क्योंकि मैं मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है। मेरे लिए मेरे पापा ने जिस तरीके से मुझसे प्यार किया ना, दैट इज द बेस्ट दैट एनी मैन कुड हैव एवर लव्ड टू मी। वो मेरे भगवान है मैम, थे हैं और रहेंगे। ही मेड मी मैम। पिछले 2 साल तक nobody knew Sonali could be my father would come to my dreams telling me beta you do this। मैं when I was in London fighting against so many people, मेरे पापा की एक तस्वीर मुझे लंदन से इंडिया लेके आई। So my father has been that invisible shield around me कि बेटा no matter what, even if the whole world is against you, I am standing with you। 3 cheers for you। Thank you। But actually मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में सोनाली जैसी बेटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली फील होता है कि भगवान हर माँ को आपके जैसी बेटी दे। बहुत अच्छी हो आप, बहुत अच्छी हो। एंड माई ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू। आप बहुत राइज करोगे बेटा, बहुत राइज करोगे। ऑलरेडी इतना राइज्ड हो, बहुत राइज करोगे। तो सोनाली आपको लगता है कि शब्दों में हीलिंग पावर होती है? बिल्कुल। तो जब आपने अपनी पहली कविता लिखी और जब आप कविता पे कविता लिखते चले गए और वो इतनी सारी बुक्स बन गई, आपकी एक कविता 150 कविता की बुक बन गई, तो आपको लगता है उसने आपको हील किया है काफी हद तक? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब मैम ऐसा था कि जब मैं लॉ छोड़ के पोएट्री में पहली बारी घुसी थी ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे ना एक ट्रिगर, जब भी ट्रिगर होती थी ना मैम, मुझे नहीं पता था वो एंगर था, एंजाइटी थी, पेन था, लोनलीनेस थी, मुझे कुछ नहीं पता जी। एवरी टाइम आई वुड गेट ट्रिगर्ड, आई वुड पोस्ट अ पोएम, क्योंकि बहुत अंदर ट्रॉमा था, बहुत ट्रॉमा था मैम। जब मैं पहचान के पहले इवेंट में जयपुर में गई थी ना मैम, 25 फरवरी 2024 को, मेरे को 15 मिनट मिले थे मैम, मैं मेरे पापा का ही रोना सुना के आई थी। मेरे लिए हर इवेंट, पोएट्री इवेंट मेरी पीए की बैठक, पहले पापा का रोना होता था, उसके बाद हैरेसमेंट की कविताएं, ठीक है। आई डिड दैट मैम। मैंने कभी खुद को रोका नहीं, क्योंकि मैं समझती थी कि क्यों आ रहा है, ये अंदर का पेन है ना। नो मैटर व्हाट पीपल वर सेइंग कि इसके पास यही कहानी है, कहते हाँ यही कहानी। एंड देन टाइम के
आप समझ रहे हो मैम, आप अपने दुख को जब 100 दफा बोलते हो ना, 101 दफा वो दुख नहीं आता। हर चीज की एक हद होती है। बिल्कुल। तो मैम द पॉइंट इज दैट कि आई रियलाइज सोनाली की लाइक पोएट्री हैज बिकम अ वे फॉर मी टू हील। टुडे आई कैन से कि हाँ, आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे पिताजी। आज मैम मैंने मान लिया कि जिंदल में गलत हुआ, दैट डज नॉट मीन ना कि पूरी लीगल फ्रेटर्निटी खराब। आज मैंने मान लिया मैम कि जिंदल पुश्ड मी टू माय हाउस, बट देन पोएट्री हेल्प मी कम आउट। सारे लड़के तो खराब नहीं होते। आज मैम उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं मर्दों ने मैम, दे गॉट मी आउट। तो पोएट्री तो मेरी लाइफ पलट गई मैम। एज अ पर्सन ना मैं क्या थी मैम और क्या बन गई, लाइक आई कांट टेल यू, ओनली बिकॉज ऑफ पोएट्री। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी आपके पापा के साथ क्या हुआ था? तो मैम ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने एक होटल बनाई थी, ठीक है। दैट होटल पापा ने जब बनाई थी ना, तो पापा को ये बोला गया कि मतलब इस होटल के बेसमेंट में पापा रेस्टोरेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैम जब वो होटल बनने वाली थी ना, पापा को मना, for whatever reasons, we have no problem with that, but those reasons were never disclosed to us, to my father. Different theories were floated, ma'am. मेरे पापा को बहुत सदमा लग गया। And when ma'am, after coming from London, when I was taking therapy, I genuinely felt काश मेरे पापा थेरेपी ले पाते। मैम यू वोंट बिलीव, मेदांता के उस HDU में जब मैं पापा को देखने गई 1 जनवरी 2015 को, यू नो मैम मेरे को क्या तोड़ा, मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा नहीं ना, लाइक ही वाज लुकिंग ऊपर। ये वो आदमी थे मैम जो हमारे घर में खराब से खराब आदमी होता है ना मैम, मतलब जिसके रिकवरी के कोई चांसेस नहीं होते। मेरे पापा उसको मौत के मुंह से बचा लेते थे। वो आदमी बेटे को देख रहा मैम, लाइक आई वाज, हम 3 भाई बहन में आई वाज द क्लोजेस्ट। मेरे पापा ने देखा ही नहीं मैम, देखा छोड़ो मैम, मेरे पापा पहचान नहीं पाए। सो आई, दिस इज व्हाट ब्रोक मी द मोस्ट। सबके पेरेंट्स जाएंगे, एवरीबडी वुड लूज देयर लव्ड वंस, बट द क्वेश्चन इज कि वो डेथ जितनी नॉर्मल होती है ना मैम, वो नहीं थी। हाँ, that is what can break the child to its core. I was only 18 years old मैम, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी विदाई जोधपुर में हो जाएगी। कौन सोचता है बच्चा कि मैम मेरे पापा ना जब आखिरी बार 1 जुलाई 2013 को वहाँ पे छोड़ने गए थे मैम, मेरे पापा उस गेट पे, मेरे पापा की पूरी आंखें लाल थी, बट मेरे पापा रोए नहीं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वो अपनी बेटी को घर से दूर भेज रहे हैं। I never knew ma'am कि that would be the last goodbye that he would say to me, because 2015 में तो पापा ही गुजर गए, तब तक मैं जोधपुर आ गई थी। Obviously I went to Medanta, but he never recognized me ना, because it was not the normal way of passing. Ma'am, he could not sleep, and I think ma'am this has a lot to do with how Indian households function. There are no conversations, there are only dictatorships, there are only ma'am फरमान जारी हो जाते हैं। जिन घरों में बातचीत होती है ना मैम, दे आर हेल्दी फैमिलीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली। वरना एक घर में 3 मर्द एक साथ नहीं गुजरते मैम, दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट? बिकॉज यू डोंट टॉक अबाउट पेन, यू डोंट टॉक अबाउट ट्रॉमा, यू डोंट टॉक अबाउट राइट थिंग्स। मैम सवाल पूछना, फिर वो भले ही डेमोक्रेसी हो या घर हो, is the basic fundamental right. It does not mean that you are disrespecting the people who are doing it. इतनी सी तो बात थी मैम। मेरे पापा ने मैम at the age of 23 he built a दूध दही की फैक्ट्री इन बीकानेर। लाइक उन्होंने RAS का एग्जाम क्लियर कर लिया मैम, बट फैमिली बिजनेस की वजह से he did not pursue that. जी। He did not sit for the interview. ये होटल बना ली मैम, मतलब he was one of the most creative persons that we all knew. And why would he support me so much? Because he was like यार मेरी मैम, मतलब ऑफिस में लोग आते थे ना, मेरे पापा ऑफिस में कॉल करके बोलते थे मम्मी को सोनाली से बात कराओ, कविता सुनाई। मैम हमारा एनुअल फंक्शन था रविंद्र मंच पे, मैंने आई वाज वन ऑफ द नरेटर्स, स्टेज पे थी, है ना। तो मैंने पापा को बोला, पापा कहाँ हो, आए नहीं अब तक। तो ना पापा आ रहे थे, यू नो व्हाट ही टोल्ड मी कि बेटा जिस दिन ना आई वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सोनाली के पापा, that would be my victory. But you know ma'am, मेरे लिए क्या victory थी कि जिस दिन मैं श्याम जी की बेटी, because for me that was my way कि हाँ I am श्याम जी की बेटी। मेरे को सोनाली खत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने बीकानेर में शो किया ना, सोलो शो, तब वहाँ पे लक्ष्मण मोदी सर आए, but
जी क्या बोला, श्याम जी की बेटी। मैम दैट इज माय विक्ट्री मैम। आप मालूम तुम क्या आदमी थे मैम। एट द एज ऑफ 44 ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ ग्रीफ, बट मैम तो जितना जी के गए ना मैम, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या कर दिया। मतलब लाइक दीस बुक्स आर नथिंग मैम। मेरे पापा गुजरे थे ना, इतने लोग आए थे कि चप्पलें कम पड़ गई थी, मतलब सिड्डियां कम पड़ गई थी, चप्पलें इतनी आ गई थी पूरी। मतलब इट वाज लाइक कि बहुत बड़ा आदमी गुजरा। पापा कहते थे कि बेटा मैं भले पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मैं आदमी कमाऊंगा, क्योंकि मेरे दादा ने मेरे को ये सिखाया है, राम जी मोदी ने। मैम लाइक माय फादर वुड शो मी द पेजेस of the book that he wanted to publish about his grandfather राम जी मोदी, कि कैसे उन्होंने एक ठेले से अपनी दुकान बनाई। उनके मेरे पास उनकी लिखी हुई चीजें हैं। So for me, this was just a way of paying homage to him, कि हाँ देखो पापा, आज आपकी बेटी ने एक नहीं दो 46 इस कुत्ती दुनिया को हरा के, जिसने इसको आपकी बेटी को खत्म करने की कितनी कोशिशें की, ऊपर से लेकर के नीचे तक मैम सारा सिस्टम कर गया कि कितनी बढ़िया लड़की घर पे बैठी है फॉर नो फॉल्ट ऑफ अस। आपकी लिखी एक कविता है जिसने आई थिंक सबसे पहले आप ही को रुलाया था। वो कविता आप सुनाएंगी? तेरी याद में नहीं, तो कोई ऐसी कविता जिसने आपको बहुत ज्यादा रुलाया हो, हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। इन बुक्स के अंदर कोई तो ऐसी होगी जिसने कभी आपके दर्द का इलाज किया हो। इलाज तो नहीं किया, बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि उस कविता ने ना मुझे अपनी हकीकत से वाकिफ किया, करवाया कि सोनाली यू रियली नीड टू लुक इनवर्ड्स, कि शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। अंदर तो मैम इसका टाइटल है कि एक खत मेरे जख्मों के नाम, कि मेरा पूरा घर मेरे जख्मों से भरा हुआ है, कि मेरा पूरा घर मेरे जख्मों से भरा हुआ है। ये जख्म चीख चीख कर मुझसे पूछते हैं कि आने में इतनी देर कैसे लग गई, कि क्या सफर बहुत लंबा था, क्या मैं भाग गई थी या मैं डर गई थी। ये जख्म देखते हैं मेरी आंखों में, ये जख्म देखते हैं मेरी आंखों के पहले काजल को, मेरी आंखों से बहते अश्कों को। ये जख्म रोते हैं मुझे देखकर और मैं इनको देखकर। ये फासला कुछ महीनों या दिनों का नहीं है, बल्कि एक दशक का है। एक ऐसा दशक जिनमें इन पर मिट्टी आ गई थी, एक ऐसा दशक जिनमें मैं इन जख्मों को भूल गई थी, एक ऐसा दशक जिसमें मैं ऐसे जी जैसे ये जख्म थे ही नहीं, एक ऐसा दशक जिसमें मैंने न सिर्फ इन जख्मों को बल्कि खुद को भी अनदेखा किया। और अंततः जब मैंने अपने जख्मों को देखा, मैं बहुत रोई। इतना दर्द कभी बर्दाश्त नहीं किया था, और जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तब मैंने भगवान को याद किया। जब फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने रंगों को याद किया। जब फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने कविताओं को याद किया। अंततः मेरा हर जख्म आंसू बनकर बहा, मेरा हर जख्म फूट फूट कर रोया, मेरा हर जख्म बहुत चीखा, मेरा हर जख्म बहुत तड़पा, मेरा हर जख्म मेरी रूह को चीर गया। जब मैं रोई मेरा हर जख्म आंसू बनकर बह गया, मेरा हर जख्म मोम हो गया, मेरा हर जख्म मिट्टी हो गया, और तब मैं आजाद हो गई। इन जख्मों से नहीं, इन जख्मों को देख देख कर महसूस होने वाली उस पीड़ा से, उस तकलीफ से, उस दर्द से। और फिर ये जख्म हिस्सा बन गए मेरी कहानी का, किस्सा बन गए मेरी जवानी का, मेरी जिंदगानी का। थैंक यू सो मच। क्या होता है ना सोनाली, कि हम इंसान सिर्फ तालियां बजा कर रह जाते हैं। इसके अंदर के जख्म, इसके अंदर का दर्द आप ही जानते हैं, क्योंकि जिसने सफर किया होता है ना उसे सबसे ज्यादा मालूम होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, या मेरे साथ 10 लोग और भी खड़े होंगे तो वो यही बोलेंगे, बेटा हम साथ, लेकिन होता कोई भी नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल। तो जब आपने ये कविता के जरिए अपने दर्द को दिखाया, तो क्या कभी इसको रोकने की कोशिश की किसी ने? रोकने की नहीं मैम, ये तो नहीं बोलूंगी मैं। मतलब मेरे पहले इवेंट कभी कोई आवाज दबाने की कोशिश की आपकी, और तब आपने कलम उठाई कि इसके जरिए मैं अपने दर्दों को अपनी कविताओं में बदल दूं? नहीं मैम, एक्चुअली पता है बात क्या रही है। तो जब मैं बचपन में भी मैम, मतलब ना मेरे को बहुत दुख होता था, स्पेशली विमेन इश्यूज वुड रियली अफेक्ट मी, बहुत गुस्सा आता था। तो मैम मेरे पापा खुद ना मेरे को बैठ के बोलते थे दादी को सुनाएगा। You know, that was his way of telling her, you are doing, you know, gender inequality. So na, I think this is what I learned from my father. कि बेटा, like conversations don't happen in our houses.
So I knew कि this will never happen. Like I knew कि ये 2 किताबें अब अंतिम जरिया हैं, यही क्योंकि बातें तो ऐसे भी नहीं होने वाली। अब इसको भी कोई कैसे ही रोक सकता है, क्योंकि I left law for no fault of mine ना, तो अब ये कैसे रोकेंगे? Like I think they lost that bargaining power to even talk to me now. Because मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पे मैं सर्वाइवल से भी बेयर मिनिमम पे आ चुकी थी जी। Like if not this then what else man? So they could not really do anything about it. They gave up man. क्या आपके शब्दों ने कभी किसी की जिंदगी को बदला? हाँ मैम, मतलब इंस्टाग्राम इज अ प्रूफ। मतलब मैम आते हैं मैसेजेस कि दीदी आपकी ये कविता अच्छी लगी, ये वाले शब्द अच्छे लगे, तो आई कैन फील मैम कि इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। आते हैं। हाँ ओके 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 ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस जख्मों से, जिस पेन से आप गुजरी हो, क्या इस समाज को आप बदलना चाहोगी? मतलब मैम मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं समाज को बदलूं। पर मुझे तो ऐसा फील हो गया कि आप तो बहुत कुछ बदल सकती हो इंडिया में। इंडिया में क्या, आई थिंक ग्लोबली आप वर्ल्ड में बदल सकती हो। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्पार्क दैट यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ, you know, pinch of the things you can change. नहीं मैम, Why don't you try it? I'm telling you, you are the spark for all over the girls, all over. Like कितनी सारी लड़कियां हैं, कितनी सारी women हैं जिसको सोनाली की जरूरत है। Please move ahead. मैं ये बोलना चाहती हूँ और मैं बोलूंगी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। पर प्लीज इस सोनाली को अब अगर निकल ही पड़ी है बाहर तो पूरा निकालो। बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है जहाँ पर ये मोटिवेशनल स्पीकिंग देने की जरूरत नहीं है आपको जरूरत ही नहीं, आपके तो अंदर से निकलते हैं शब्द। यू आर अ नेचुरल गर्ल। मतलब आज मैं बोल रही हूँ, आपके पापा को सल्यूट करती हूँ मैं कि जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। आपकी मम्मा को सल्यूट करती हूँ मैं। तो उस सोनाली को ऐसे मरने मत देना, ऐसे दुनिया से जाने मत देना। नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट आई विल नॉट कम आउट, आई एम हियर, बट मैम मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ना मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। मतलब मैम एक तो वो लोग होते हैं जो ना ऐसे ठेकेदार बनते हैं, जो झंडा लेके निकलते हैं। बिल्कुल मैम मैं कभी उस प्रकार की लड़की नहीं, मैं आपको रिबेलियन बनने की कोशिश नहीं करने को कह रही। नहीं, रिबेलियन यू जस्ट टू हीलिंग। जब मुझे ऐसा लगता है कि आप हील कर पाओगी ऐसी उन लड़कियों को जिनके साथ हैरेसमेंट के केस हुए हैं, जिनको थेरेपीज चाहिए हैं, जिनके दिमाग को एक ऐसी शांति चाहिए, ऐसे शब्द चाहिए, जो ऐसा एक प्यार का हाथ भी ना सर पे बहुत कुछ दे जाता है। मैम उसके लिए मैं ऑलवेज और आपकी जो सच्चाई है, आपका जो एक सादगीपन है, जो आपका अंदर से निकल रहा है, जो आपके आंसू ये दिखावे के नहीं है, इसको प्लीज दुनिया के सामने लाओ। ये मैं बोल रही हूँ, ऐसी सोनाली को बहुत लोगों को जरूरत है। ये आप जरूर करना, प्लीज ये जरूर करना। और जब कभी मेरी जरूरत पड़े, ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो सोनाली, अब आपकी इन 2 बुक्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। ये वर्ल्ड बुक फेयर तक गई थी, तो वहां पर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैम बढ़िया मिला। कौन हूँ मैं आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, तेरी याद में कि लास्ट की 3 कॉपीज के लिए झगड़े हो रहे थे, तो बढ़िया था। ग्रेट। और ये कब से ई कॉमर्स पे, और कब पब्लिश हुई थी ये? मैम ये दिसंबर में ऑनलाइन पब्लिश हो गई थी 2024 में। हाँ, बट हमने इसको मतलब 25 जनवरी को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव कर दिया था। 2025 में दोनों किताबें, फिर फरवरी में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ। सो अकॉर्डिंग टू यू अब तक कितनी बुक्स बिक चुकी हैं? मैम दैट इज समथिंग आई एम स्टिल वेटिंग फ्रॉम माय पब्लिशर। बताओ मुझे, ही हैज टू अपडेट मी ऑन दैट। ओके वंडरफुल। सो अब मुझे ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपसे अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है तो सोशल मीडिया के लिंक्स कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए? तो मैम सोनाली खत्री, SONALI KHATRIE, दैट इज माय इंस्टाग्राम। बाकी फेसबुक पे सोनाली खत्री। ओके वंडरफुल। एंड चलते चलते सोनाली, कोई ऐसा मैसेज जो हमारे इंडिया की गर्ल्स को, फीमेल्स को या मेल्स को भी कोई ऐसा मैसेज अपनी तरफ से दीजिए या देना चाहेंगी, जिससे उनका एक मैं तो चाहती हूँ कि दिमाग खुल जाए और काफी कुछ मतलब उनको समझ में आए कि यस शी इज द पावर, हमें भी ऐसा बनना। मैम एक कविता है जो सबके लिए है। बिल्कुल। ठीक है मैम, बैकग्राउंड ये है, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू टेल एवरीबॉडी, स्पेशली द मेल्स ऑफ द सोसाइटी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। मैम लड़कियां कोई खिलौना नहीं,
ठीक है ना। अगर किसी मर्द को या किसी औरत को भी अगर ये लगता है ना कि लड़की सिर्फ घर का काम करने के लिए पैदा हुई, तो आई एम सॉरी मैम, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पहुंची हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैम, क्योंकि मेरे पापा की नज़रों में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मेरे पापा घर का काम नहीं करने देते थे मैम, मेरी बेटी पढ़ रही है। सेम हियर। तो मैम, आई वाज रेज्ड बाय अ फेमिनिस्ट फादर, सो इट हैज नथिंग टू डू विद योर जेंडर। इंसान बन जाओ और लोगों की फीलिंग्स की ना केयर करना सीख जाओ। सो दैट इज माई मैसेज। विद दैट मैसेज मैम, एक पोयम है जिसका टाइटल है कि आखिर कब तक ये भेदभाव, जी। कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, सहन करती है वो लाखों अवहेलनाएं हर वर्ष, करती रहती है वो पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष, कि कभी नहीं पूरी हो पाती उसकी कामना, जीवन भर करती है वो सिर्फ परीक्षाओं का सामना, कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है इस कदर कि एक हिंदी शब्द कोश तक कहती है कि बेटी है दुख तक। अरे अश्रु निकल आएंगे तुम्हारी आंखों से जब पाला पड़ेगा उस औरत की पीड़ाओं से, मरते दम तक चुकाती है बेटी होने का अपराध। आखिर कैसा है ये समाज का उन्माद कि बेटे को आज भी मानते हैं खानदान का वारिस, बेटी की किसी भी प्रार्थना को कर देते हैं खारिज, टाल देते हैं कि ये है मर्दों की दुनिया। पर याद रखो उसे भी एक औरत ने ही जन्म दिया, कि यहाँ बेटी को जन्म लेने से भी जाता है रोका। पर क्यों नहीं किसी ने सोचा कि बेटी के बिना जीवन अधूरा है, दोनों को मिलाकर ही हमारा समाज पूरा है। कि आज भी मानते हैं लड़कियों को बोझ, वो लोग नहीं बदलते अपनी सोच, ताने सहन करती है वो हर पल हर रोज। पर इसमें उसका क्या दोष कि क्यों होता है लड़की के परिवार का सिर झुका हुआ, ये सच है अभी तक छुपा हुआ। वो तो करते हैं सबसे बड़ा दान, कन्यादान, पर उस दान की ना होती है इज्जत न सम्मान। कि हो इन कृत्यों का पुरजोर विरोध, कि हो इन कृत्यों का पुरजोर विरोध, तब लेगा भारत एक नया मोड़। शुरुआत होगी एक ऐसे युग की जो होगी सबसे बड़ी रचना इस कलयुग की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और ये थी हमारे बीच में आज सोनाली खत्री जी। इनका एपिसोड रिलीज होते ही नीचे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, सो प्लीज इसको आपको मिस नहीं करना है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जरूर इनसे कनेक्ट हुइए। थैंक यू सो मच सोनाली जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई। थैंक यू सो मच।